हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी घटना चक्र में केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स करवाया था और प्राचीन भारत का इतिहास करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री वाले टॉपिक पे। चलिए आगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सा एक है जो तत्व नहीं है। तो धातु, अधातु, उपधातु है जो तत्व है, लेकिन गैस जो है तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भागों यथा धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ये जरूरी है बताना, वहाँ पे मैं बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। लेवोजियर को, एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। 18 + 20 = 38। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यही इसके बारे में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार उसे सॉल्व किया गया है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 148। 148 ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, तो 242 है जो द्रव्यमान संख्या है। भार कहाँ होता है, तो ऊपर में ही होता है, तो द्रव्यमान संख्या 242। परमाणु संख्या है 94, प्रोटॉन की संख्या हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। उसी को सॉल्व किया गया है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। समान परमाणु संख्या वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। अर्थात जिस तत्व के परमाणु संख्या समान प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। समान परमाणु भार वाले तत्व क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक क्या होता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक जो है ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी। यह 96485 जूल प्रति मोल होता है। 96485 जूल पर मोल होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 किसका होता है, बताइएगा। यह होता है शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का। ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच का मान विलयन जो होता है अम्लीय होता है। वर्षा का पानी क्या माना जाता है, तो जल का शुद्ध रूप माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। 7 से अधिक क्षारीय विलयन का और 7 से कम किसका है, अम्लीय विलयन का। पानी का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। 1000 गुना कम हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन होती है तो यह होती है लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ऑप्शन नंबर डी। ब्रोमीन गहरा लाल रंग
धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35 तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं डिटेल में बता दूंगी, जहाँ नहीं लगेगा आप लोग खुद से वहाँ से देख सकते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन ऑक्सीजन अभिक्रिया ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, ते होती है जस्ते की। किसकी होती है? जस्ते की होती है। ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं यसद लेपन। यसद लेपन कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या हैं? या सल्फोनेट हैं। क्या हैं? सल्फोनेट है। ऑप्शन नंबर डी, डिटर्जेंट अदरक अथवा अदरकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। वह तत्व कौन सा है जो मानव के पसीने से उत्सर्जित होता है? तो कोई एक मुख्य रूप से नहीं उत्सर्जित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, गंधक भी होता है, मैग्नीशियम, लोहा, यह सब के सब क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नीला थोथा रासायनिक रूप है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट का यह रासायनिक रूप है। कॉपर सल्फेट का यह रासायनिक रूप है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र जो है CuSO4 × 5H2O होता है। CuSO4 × 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध में या फिर एल्कोहल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। मध दिया गया है, एल्कोहल में अघुलनशील होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, सूत्र है CuSO4। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध अल्कोहल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु इनमें से बताना है, तो यह हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले लिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व कितना होता है? 21.45 ग्राम पर घन सेमी होता है। चांदी का 10.5 ग्राम पर घन सेमी और ये पारा का 13.54 ग्राम पर घन सेमी तथा सोने का 19.32 ग्राम पर सेमी क्यूब घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं, लोहा मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो लोहा होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो यह जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 × 2H2O होता है। CaSO4 × 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसे 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर देता है। 373 केल्विन पर इसे गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CuSO4 × 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी यही इसके बारे में दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ए है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण जिप्सम को गर्म करने पर होता है। कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 22। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, तो ये एल्किन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हो क्या कहलाते हैं? तो यह एल्किन कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया भी है, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्किन कहते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। एल्किन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त असंतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसे एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल, सिरके का रासायनिक नाम एस्टिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH होता है। CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे बोलने में। जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा नाम टेढ़ा मुझे लगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में कौन सा उपस्थित होता है? तो यह होता है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? वैद्युत अपघट्य के रूप में, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर की बोतल जैसे ही खोलते हैं उससे निकलने वाली गैस कौन सा है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अतः क्षेपित की जाती है, खनिज क्या है? मिनरल क्या है? तो यह जो है यह अकार्बनिक ठोस है। यह अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? यह कौन सा था बताइएगा? विस्फोटक था या प्लूटोनियम? क्या था? प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सॉरी, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था और इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम है। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। सर्वाधिक है जो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम और आयरन। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन विकल्प के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 - 180 डिग्री बटा निकेल वनस्पति घी। इस तरह से इसका फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट है। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी।
पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एक भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में समानतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का जो नमक है यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जिसका NaCl KNO3 है। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो यह होता है केरोसिन में। किसमें? तो यह केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में यह होता है ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। LPG के बारे में शायद पूछा जा रहा है। LPG के मुख्य घटक में आते हैं ब्यूटेन 65%, प्रोपेन 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा ईथन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलीकृत वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन किस एकक का बहुलक है? तो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर ए। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह वसा है। क्या है? वसा है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित रहता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी बिंदु चालकता समान है, या फिर वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। यही क्या है? दोनों में समान है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में क्या है? सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का प्ररूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है, ना कि एक समान होता है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वही ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन असहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम काइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है।
लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। एक बार फिर से इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। मुख्यतः क्या होती है बताइएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। एलपीजी में क्या होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है और गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन को मिलाया जाता है। मरकेप्टन जो है गंध युक्त के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस मुख्य घटक क्या होता है, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। मुख्य घटक ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक होगा इसका भी राइट आंसर, लेकिन मुख्य घटक आंसर देना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इस सभी को मिला करके दिया गया है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक इसका राइट आंसर है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न कौन सी गैस होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, यह पाइशीकरण के द्वारा हटाता है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करने के लिए दिया गया है, चलिए इसे मिलान करते हैं। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, चलिए मिलाते हैं इसको। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है यह कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टेम क्या है तो कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयॉन क्या हो जाएगा तो इसके प्रशीतक रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेयॉन को। वह नियोप्रीन को संश्लेषित रबड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है और बेनाड्रिल को प्रतिहिस्टेमिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलाया गया भी है। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, फ्रेयॉन का प्रशीतक रूप में, नियोप्रीन का प्रयोग संश्लेषित रबड़ के रूप में और बेनाड्रिल का प्रयोग प्रतिहिस्टेमिन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, यह होता है H2SO4 का। H2SO4 का वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृजनों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 70% होती है। अम्ल वर्षा होती है इसका राइट आंसर बीपीएससी लगता है कि नहीं दिया है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। एक से अधिक विकल्प इसका क्या है, सही दिया गया है और ऑप्शन नंबर ई इसमें नहीं दिया गया था। 2005 में ऑप्शन नंबर ई नहीं रहता था। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊध्र्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। शुष्क बर्फ जो है बिना द्रव रूप में बदले ही ऊध्र्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ क्या है, देखिए एक ही क्वेश्चन बार पूछा गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है तो चूना पत्थर भी होता है, जिप्सम भी होता है। ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट के निर्माण में मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिल्का मिट्टी है। सिल्का मिट्टी है। यहाँ पे हमने क्या बताया, जिप्सम नहीं, चूना पत्थर और सिल्का मिट्टी, ए और बी इसका राइट आंसर है।
चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी जब क्रिया है फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। आई मीन तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, जिप्सम और चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेट होती है। इन बैटरियों को लेड संचय अथवा संचयी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरी के ही क्या हैं, उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन किसमें नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें कार्बन नहीं है, तो हीरा में भी कार्बन है, कोयला में भी है और ग्रेफाइट में ही है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों ही क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है, कठोर कौन सा है, तो हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का। बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए बिल्कुल लगातार से हम चले जा रहे हैं। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाना के परीक्षण के लिए किया जाता है। पारद धातु मिश्रण। पारद धातु मिश्रण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारद धातु मिश्रण एक पारद युक्त मिश्र धातु है। पारद युक्त मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पारद युक्त मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, क्या हो जाएगा, मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। निम्न धातु में से कौन समानता ताप पर द्रव है। समानता ताप पर द्रव है, तो यह हो जाएगा पारा। पारा समानता ताप पर द्रव है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहते हैं उदरपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा क्या होता है, गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, बताइएगा किस कारण से होता है। ऑप्शन को देख लीजिए, यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण से। साइट्रिक अम्ल के कारण से। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली गैस होती है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा को। इस बात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का ही शोधन किया था। किसने, तो यह क्यूरी दंपति ने। मैडम क्यूरी का जैसे कि नाम आता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में शुद्ध जल शुद्धिकरण में Cl2 क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को अगर जला देंगे तो पानी प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी पानी।
जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। H2 को जलाने से जल का निर्माण होता है। सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 मिश्रण होता है। अतः इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अपक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है यह अपक्रिया कर लेता है। यहाँ पे दिया भी गया है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट के परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। वायु में थोड़ी देर अगर उसे रख दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या बन जाता है, तो बेसिक कार्बोनेट के परत जम जाता है, वह धातु कौन सी है, तो वह धातु है तांबा। कौन सी धातु है, तांबा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तांबा हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पटीना कहते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो यह है एस्टर। क्या है, एस्टक है, जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग निरापद नहीं है। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट एस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन, यह हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, जबकि जल में अधिक विलय होता है। यह जो है कथन गलत दिया गया है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध होती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा और इसका फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते से एक आयतन भाग, न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कार्बन है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, वही क्वेश्चन है लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित होता है और बीटा ऋणावेशित होता है तथा गामा क्या होता है, उदासीन होता है। और यहाँ क्या पूछा गया था, ऋणात्मक आवेश तो बीटा हो जाएगा, धनावेशित अल्फा हो जाएगा, उदासीन गामा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। 2882 2882 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु हैं। 28 अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस नियॉन है। 287 हैलोजन क्लोरीन है। 288 अक्रिय गैस ऑर्गन है। CO समूह का अवंध क्रम क्या है। CO समूह का अवंध क्रम यह हो जाएगा 3। अवंध क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। अवंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा अवंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का अवंध क्रम 3 है। CO समूह का अवंध क्रम 3 है।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। 2 + 2 = 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका आकार है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। एक तत्व X की वहात्म कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक तत्व X की वहात्म कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 होगा। XH4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के वहात्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे सारे सारे उसका डिटेल दिया गया था। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो सिग्मा की होती है संख्या 12 और पाई बंध का होता है 3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना जाता है। इसमें बाहर सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहते हैं। इसका सूत्र ही होता है D2O। D2O। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यहाँ पे वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश में समान होते हैं, इसे समस्थानिक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। दूध उदाहरण है एक। दूध उदाहरण है इमल्सन का। किसका है? इमल्सन का भी है और कोलाइड विलियन का। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइड विलियन का और इमल्सन का। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे एरोसोल गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का आंसर बी और सी दोनों होगा। और सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा इमल्सन हो जाएगा। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा का सारा इसका डिटेल दिया गया जैसा कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बताइएगा क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर प्रश्न है। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6 यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्माइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। शोधन अभिकर्ता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एक एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल का प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। वनस्पति तेल का। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को शाब्दिकरण कहते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में होता है निकेल और जस्ता। नहीं, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा एवं जस्ता धातुएं होती हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या हो जाएगा? तो बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक ऑप्शन नंबर ए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है।
तो यह उत्सर्जित करता है बीटा किरणें, गामा किरणें और अल्फा किरणें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः अल्फा होती है धनावेशित, बीटा होती है ऋणावेशित और गामा होती है उदासीन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो यह है नाइट्रोजन 78.09%। 78.09% है जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। वायु एक है तो यह वायु क्या है, मिश्रण है। वायु किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है। नाइट्रोजन पाया जाता है 78.09%, 20.95 लगभग 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन पाई जाती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है तो एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है बताइएगा। अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल के स्थायी कठोरता कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। हास्य गैस क्या है। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करती है। एस्थीसिया के रूप में प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं। हंसने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड मिलान करने के लिए दिया गया है। ये जो है कौटिल्य जी ने ये प्रश्न को दिया था प्रैक्टिस सेट में। त्वचा कैंसर परावैग्नि प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण तो डेसिबल में। वैश्विक तापन बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र को प्रभावित करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएंगे बी। ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं। त्वचा कैंसर परावैग्नि प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम लोग प्रवेश कर जाएंगे जीव विज्ञान में, जो कि अगले वाले वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और जीव विज्ञान में कितने प्रश्न हैं वो भी मैं बता दूं। बायोलॉजी में कुल प्रश्न जो दिए गए हैं 127 हैं। चलिए अगले वीडियो में इसे भी करवा देंगे और बीपीएससी का जो घटना चक्र है उसे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।